नमस्कार, न्यूज प्लस के एनालिसिस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया धड़ाम हो गया है। आजादी के बाद पहली बार 98 पैसे गिरकर रुपया 89.66 प्रति डॉलर पर आ गया है। रुपया इतना गरीब कभी नहीं रहा। भारत 2047 में विकसित होने और तीसरी इकॉनमी का सपना देख रहा है, पर यहां सपने चकनाचूर होते दिख रहे हैं। हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक हफ्ते में रुपया 222 पैसे टूटा है। इसी पर हम विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण में हमारे साथ नामचीन चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंडियन इकोनॉमी को करीब से समझने वाले दिलीप कपूर जी होंगे। दिलीप जी, नमस्कार के साथ आपका स्वागत है। पहले आपको पीएम की बाइट दिखाते हैं जब वे पीएम इन वेटिंग थे। प्लीज कैरी ऑन। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। कपूर साहब, 3 महीने में एक दिनी सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। आपको क्या लगता है, कहीं मुश्किल आ रही है? 30 जुलाई के बाद, यानी कि आप जो बीता 30 जुलाई है उसमें 89 पैसा टूटा था। अब कहा जा रहा है व्यापार संबंधी अनिश्चितताएं हैं इस हाल के लिए जिम्मेदार है। आपको क्या लगता है सर? देखिए, इसके लिए 2-3 चीजें जिम्मेदार मानता हूं मैं जी। एक तो जैसे आरबीआई का एक टेक्निकल लेवल होता है, जैसे इसको क्रॉस किया एकदम से पैनिक आया और उसकी वजह से आरबीआई भी उस सपोर्ट में नहीं आया। आरबीआई के पास इतना बड़ा रिजर्व है, उसके साथ अगर वो कुछ मार्केट में इंटरवेंशन करता तो हो सकता है रुपया संभाल सकता। लेकिन आरबीआई भी समझता है कि रुपए पे जो प्रेशर है उसको यहीं पे मार्केट में ही रिलीज होना चाहिए। फेयर मार्केट प्रैक्टिसेस के अंतर, मतलब मार्केट इंडिपेंडेंटली बेसिकली जो है उसे ऑपरेट करना चाहिए, वो है। दूसरा, जो अपनी ट्रेड डील डिले हो रही है वो भी एक रीज़न है कि जो फॉरेन एक्सचेंज के कारोबारी हैं उनमें पैनिक वाली सिचुएशन है, क्योंकि इनफ्लो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। तीसरा रीज़न जो बहुत बड़ा है, कंटिन्यूअस सेलिंग है एफआईआईज की, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की। पिछले इसी वित्त वर्ष में करीब $16.5 बिलियन का उनका नेट में आउटफ्लो है, जबकि वो रहता है। अच्छा, वो 16.5 बिलियन हो सकता है कि अपने रिजर्व्स के हिसाब से इतना ज्यादा ना हो, लेकिन उसका एक सेंटिमेंटल इफेक्ट बहुत ज्यादा है। ये एफआईआई बेच है। जैसे जैसे रुपया वीक होता जाता है, एफआईआई इनफ्लो उसी तरह से नेगेटिवली इफेक्ट करता है। एक बात सर कपूर साहब, क्या घरेलू और वैश्विक बाजार में जो नेगेटिव इंडिकेशंस आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि रुपए के विनिमय दर में गिरावट इस वजह से भी बहुत ज्यादा हो रही है क्या? जी, जैसा मैंने अपने वक्तव्य में थोड़ा सा में आपने कहा जी कि जो हमारी ट्रेड डील जो है डिले हो रही है, वो भी एक रीजन है कि उसकी वजह से एक माहौल तो नेगेटिव कहा जा सकता है कि मतलब पॉजिटिव नहीं हो पा रहा है। पॉजिटिव नहीं हो रहा है। सरकार भी भरसक कोशिश कर रही है, जीएसटी कट, इनकम टैक्स कट, इससे जो है उसको रुपए की, मतलब जो ट्रेड डील का डिले है उसको कंपेंसेट करने के लिए। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका एक्सपोर्टर्स का वो मतलब खाली बैठा है एक तरह से, उसका माल अगर नहीं जा पाएगा, अफेक्ट करेगा, मतलब यूएस के एक्सपोर्ट को वो करेगा। और ज्यादातर जो वही सेक्टर पे सबसे बड़ी मार है जो कि लेबर इंटेंसिव है। जैसे कारपेट हो गया, लेदर हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, इसी पे सबसे ज्यादा जो है, क्योंकि इसका रिप्लेसमेंट उनको वियतनाम, चाइना, बांग्लादेश इधर उधर से मिल जाता है। टेक्सटाइल हो गया, इतना बड़ा सेक्टर है टेक्सटाइल। जी 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 जी। एक सर कपूर साहब, इसमें एक और, आईटी शेयरों में भारी बिकवाली हो रही है, इसे आप क्या देख रहे हैं? कहीं कुछ और तो नहीं हो रहा है? अमेरिकन अगर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं कोई पीछे से कोई खेल तो नहीं हो रहा है सर? सर, आईटी शेयरों में एक्चुअली में
अगर मैं इसका एक अपने हिसाब से विश्लेषण करूं जी तो मैं ये पाता हूं कि एक्चुअली में एआई के आने से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने जी से जी अभी तो डर है, बाद में क्या होगा ये हम लोग सब देखेंगे। हो सकता है कि नए काम आ जाएं, उससे जो है रिक्वायरमेंट इंडियन आईटी प्रोफेशनल की ज्यादा जी बढ़ जाए। बट फिलहाल तो ये डर है कि कि जो है वो कि उसका काम जो है इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, जी और जी जो जी काम 10 लोग करते हैं या 20 लोग करते हैं वो एआई के थ्रू बहुत आसानी से, जल्दी से हो सकता है जो है, और ज्यादा एफिशिएंटली और बहुत ही एक्यूरेट हो सकता है। जी जी दूसरी बात और ये कहना चाहूंगा कि जी एक्चुअली आईटी का काम एक तरह से कॉमोडिटाइज्ड हो गया है। अब हाँ उसमें इंडिया में आईटी में कोई इनोवेशन नाम की चीज नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप, बड़ी जैसे इंपॉर्टेंट बात आपने कही। जी जैसे अमेरिकन ने एआई निकाल लिया, हाँ या गूगल, इतनी सारी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है वहां पे, और उसकी वजह से उनका एक नया स्वरूप देखने को मिलता है उनके मार्केट्स का। जी जी पूरा डोमिनेटेड है एआई से जो है पूरा उनका स्टॉक मार्केट। जी जी बट जी हमारे यहाँ कोई इनोवेशन नहीं, हम लोग वही बैक ऑफिस का ही काम कर रहे हैं। थोड़ा हाँ हाँ बहुत हेयर एंड देयर वो एक अलग चीज है जो है। हम्म। तो ये इसका एक बहुत बड़ा रीजन मैं मानता हूं जो है। जी नहीं, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि हमको थोड़ा सा अपना विजन बदलना पड़ेगा। हम जी उस रास्ते पर मोनोटोनस वर्किंग जो हमारी हो रही है, जो टेम्परामेंट हमारा हो गया है, हमें थोड़ा उसे शायद बदलना पड़ेगा। इंटरनेशनल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ेगा कि कहाँ सारी चीजें। एक सर, मैं आपसे जानना चाह रहा था, आरबीआई के गवर्नर ने एक बात कही कि ठीक है, सारी चीजें टैरिफ को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। वो दूसरी चीज वो एक बात कह रहे हैं कि ये तो एक तरह से आप देखें कि जिस तरह की चीजें हो रही हैं, रुपया एक वित्तीय इंस्ट्रूमेंट है, हम क्या कर सकते हैं? डिमांड बढ़ेगी तो रुपया गिरेगा ही, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो रुपया गिरेगा ही, हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा हाथ, जैसे आपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि अब तो उन्होंने बिल्कुल हैंड्सअप कर दिया है। ये जो एटीट्यूड है वो तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेट एंड वॉच करना चाहिए। लेकिन मुझे आपको नहीं लगता है कि बहुत लीनियंसी वाला ये स्टेटमेंट है उनका? हो सकता है वो लोग, उनके पास ज्यादा अच्छा डेटा है, उन्हें ज्यादा समझ है, उनके वो नर्व सेंटर पे बैठे हुए हैं वो लोग, आरबीआई के लोग, गवर्नर जी साहब। और डिमांड सप्लाई पे तो सारी चीजें हैं ही, सारी चीजें भाव का जो जी प्राइस डिस्कवरी से ही जो है भाव निकलता है। तो वो तो डिमांड सप्लाई तो एक बहुत बड़ा है। तो डिमांड कम जी क्यों, जी डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। अच्छा, इसका एक रीजन और भी है साथ में जो कि किसी के हाथ में नहीं है। एक्चुअली डॉलर इंडेक्स इधर 15 दिन में मैं देख रहा हूं कि वो करीब 3-4% बढ़ गया, 96.5 के आसपास आ गया था, वो बढ़ के 100 के ऊपर चला गया। हाँ, 100 के तो वो ऊपर जी। कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स मजबूत है, तो इसका मतलब या तो बाकी मेजर करेंसीज वीक हैं और डॉलर में स्ट्रेंथ है। जी दूसरी करेंसीज की वीकनेस के कारण भी डॉलर में स्ट्रेंथ आ जाती है। जी जी तो जी ये सब भी बहुत सारे रीजन होते हैं, मार्केट फोर्सेस ड्राइव करती हैं रुपए का भाव, डॉलर का भाव। लेकिन सपोर्ट, आरबीआई इज ए मेजर प्लेयर इन दी फॉरेक्स जी मार्केट, तो उसे सपोर्ट तो करना चाहिए। जो है इतना वीक होने से क्या है कि महंगाई पे भी असर आता है। आपका क्रूड का इतना बड़ा इंपोर्ट है, सब ज्यादातर मैक्सिमम इंपोर्ट ही इंपोर्ट है क्रूड ऑयल का, तो उसके प्राइस बढ़ते हैं। उसके प्राइस, आपका सस्ता तेल अब अमेरिकन प्रेशर के कारण रशिया से आना बंद हो जाएगा या कम हाँ हो जाएगा, तो उसके कारण ऑयल के प्राइसेस, अगर ऑयल कंपनीज अपने में एब्जॉर्ब करेंगी तो उनके पास, उनको लॉस होगा। तो ठीक है। ये आप पब्लिक को पास ऑन करेंगी तो इन्फ्लेशन दिखाई पड़ेगा। जी जी तो ये बड़ी कैश 22 टाइप की सिचुएशन है कि ये करें कि वो करें, तो उसका बैलेंस बनाने की कोशिश करता है आरबीआई। और कितना सफल होता है कितना नहीं, ये तो रुपए के भाव में दिखाई पड़ता है। जी आपने कहा ना कि अमेरिकन डॉलर करीब 100
0.17 के आसपास आ गया है। लेकिन सर एक चीज आपसे थोड़ा सा जानना चाह रहे थे, सिंगापुर डॉलर, चीनी मुद्रा, फिलीपींस पैसो और दक्षिण कोरिया की मुद्रा में एज कंपेयर टू रुपया के बहुत कम गिरावट आई है। आपको क्या लगता है कि वैश्विक बाजार में दूसरी चीजें भी सामने आ रही हैं क्या? सर, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का बेचना, एफआईआईज का, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो है उनका इनफ्लो ना होना, आउटफ्लो हो रहा है रेगुलर, ट्रेड डील का डिले होना, तो कहीं ना कहीं ट्रेड बैलेंस भी अफेक्टेड है। अगर आप फिगर्स देखें, ट्रेड, मेरे पास इस समय सामने फिगर्स नहीं है, जो अपना इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो भी वो उस पर भी प्रेशर है। नेगेटिव तो हमेशा रहता है, बट जब बढ़ेगा तो नेचुरल सी बात है कि ओपन मार्केट पे प्रेशर आएगा। इस तरह का रहता है। प्लस तमाम एक कंपनीज, जैसे अभी पीछे बड़ी बड़ी 2-3 कंपनीज के पब्लिक इश्यूज आए, जैसे हुंडई हुआ और अभी एक रिसेंटली और भी आया था, मुझे नाम नहीं ध्यान है, जिन्होंने कि मतलब प्रमोटर ने अपना बेचा था, यानी कि उन्होंने डॉलर निकाल के अपने बाहर ले गए। मतलब वो कंटिन्यूअस सेलिंग है बेसिकली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की। तो हमको अपना मार्केट अट्रैक्टिव बनाना होगा, चाहे वो टैक्स की छूट दें या टैक्स का इंसेंटिव दें। जैसे पहले कैपिटल गेन का इंसेंटिव होता था, अब वो नहीं है। अब अगर रुपया लगातार वीक होता जाएगा तो उसका असर ये होगा कि वो बराबर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बराबर बेचेगा उसको, क्योंकि उसका नुकसान होता है। रुपया वीक होने से उसकी असेट जो है डॉलर टर्म्स में का ऑटोमेटिक कम हो जाती है। जी, ऑटोमेटिक कम हो जाती है वो। आपको क्या लगता है सर, हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, वहां से कुछ चूक हो रही है? उन्हें इस पर थोड़ा सा फोकस नहीं करना चाहिए कि हमें अब ठीक है बजट आया, तमाम सारी चीज, जीएसटी पर अभी आपने कुछ कर दिया, लेकिन हमें इकोनॉमी पर इस लेवल पे भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए? कुछ हो सकता है कि सारी चीजें आगे सामने आए। आपको क्या लगता है? मेरा मानना है कि पॉलिसी मेकर्स रिएक्टिव हैं और वो जरूर उनके मन में भी चिंता होगी, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो किसी के हाथ में नहीं होते। अब ट्रंप साहब जो है कल रात में या 1 घंटे बाद क्या करेंगे, ये उनका अपना डिपार्टमेंट नहीं उसको प्रिडिक्ट कर सकता, तो जो है हमारे पॉलिसी मेकर्स उसको कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? तो ये बहुत सारी चीजें हैं, क्या कहा जा सकता है इस पे। आई थिंक आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू कमेंट ऑन पॉलिसी मेकर्स। तो वो लोग जरूर इस पे चिंतित होंगे, विचार करते होंगे। नहीं करते होते तो जीएसटी कट और इनकम टैक्स कट जैसी चीजें क्यों नहीं आती, क्यों मतलब आती, क्यों मतलब आई, तो इसका मतलब है वो लोग रिएक्टिव हैं इस चीज के लिए। जी। और आगे भी रहना चाहिए और ज्यादा प्रोएक्टिव, मतलब उसको और ज्यादा एग्रेसिवली उसको हैंडल करना चाहिए इस तरीके की सिचुएशन को। एक सर थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहे थे, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, एचसीएल टेक, बजाज फिनसर्व और बीईएल के शेयर में सर्वाधिक कमी आई है, यानी कि बहुत तेजी से लुढ़के हैं। ये लोग तो सर कहीं ना कहीं आप देखें हैं तो फॉरेन में भी इनका इन्वेस्टमेंट है। ऐसा क्या हुआ कि इन्हें भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? कहीं कुछ टाटा स्टील और मेटल शेयर तो अच्छे खासे बढ़े हैं नेट में। अब एक आध दिन में कहीं गिर जाते हैं तो ये रुपये का भी, रुपया गिरेगा तो नेचुरल सी बात है शेयर मार्केट में भी उसका पैनिक आएगा। शेयर मार्केट में पैनिक आएगा तो रुपया गिरेगा। ये तो चिकन एंड एग टाइप स्टोरी है, दोनों का एक दूसरे से बहुत क्लोज संबंध है। तो टाटा स्टील तो आप देखिए अच्छी खासी तेजी में है, और मेटल शेयर्स, आईटी शेयर्स जो नाम लिया आपने, एचसीएल टेक या 1-2 और, तो वो तो ठीक है, उन पे प्रेशर है आईटी वालों पे। वो तो एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली उसका प्रेशर है। क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर तो हम लोग काम करते हैं जो कि आउटसोर्स्ड काम होता है, अमेरिकन कंपनीज का और यूरोपियन कंपनीज का। तो जब उनको मैन पावर रिक्वायरमेंट ही कम होगी ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एआई, तो नेचुरल सी बात है कि वो शेयर मार्केट की चिंताएं जायज हैं कि आगे इनकी इनकम घट सकती है। हाँ, अगर आगे ये शो करते हैं कि भाई एआई से हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने भी एआई अडॉप्ट कर लिया और उसकी वजह से हम अपना प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं और हमने ये चीज निकाल दी, वो कर लिया, या कुछ नया इनोवेशन करते हैं, तो उनमें इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ेगा। मार्केट तो
फ्यूचरिस्टिक है, मतलब फॉरवर्ड लुकिंग है वो मार्केट। जी 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 जी। सर, क्रिप्टो करेंसी भी कुछ इस पीरियड में कुछ गड़बड़ कर रही है क्या सर इस देखिए, इकोनॉमी एक को? थंब जी रूल है कि क्रिप्टो तो बहुत ही वीक हो गया। इंडियन हाँ रूपी के जी मुकाबले में वो सबसे ज्यादा तो क्रिप्टो ही गिरा है, अगर जी देखा जी। जाए तो। हाँ हाँ, ठीक मतलब है। जो 1,16,000 डॉलर का बीटीसी मतलब बिटकॉइन हो गया था, हाँ वो अब हाँ 82, 83 हजार, 80 हजार डॉलर भी टच कर गया जो है। तो जी वो तो बहुत ही ज्यादा वीक हुआ है इन दी हम्म, रिसेंट पास। तो जी बट देखिए, एक थंब रूल है, डॉलर हम्म, वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब हाँ डॉलर अगर वीक है तो सब चीजें तेज होंगी, और हम्म, डॉलर अगर तेज है तो बाकी सब चीजें वीक होंगी। डॉलर हम्म, तेज होने लगा तो देखिए गोल्ड सिल्वर भी नीचे आ गया, कॉपर भी नीचे आ गया। उससे पहले हाँ वो सब जो है भाग रहे थे बुरी तरह से जो है। हम्म, बिल्कुल वन टू वन कनेक्शन नहीं होता कि अभी ठीक बात है। डॉलर इंडेक्स 0.1 बढ़ गया तो गोल्ड 0.1 घट जाएगा, बट आगे पीछे उसका एडजस्टमेंट सामने आ ही जाता है। एक सर, थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहे थे, पिछले 1-2 सालों से अगर आप देखें तो सेंसेक्स कभी एकदम से गोता खा जाता है, कई लाख करोड़ लोगों के डूब जाते हैं। अभी 2 दिन पहले ही 401 अंक लुढ़का और 450 लाख करोड़ का डूब गया पैसा। ये जो अचानक सब आता है, ये मुझे देख रहा है, मुझे लगता है शायद ये 17वीं या 18वीं बार हुआ है ऐसा 2 सालों के भीतर। ये क्या लगता है कि कहीं कहीं इकोनॉमी जो वैश्विक स्तर पर है वो थोड़ा इसके लिए जिम्मेदार है, या हम कुछ थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच में चले जाते हैं, इसके कारण है क्या वजह आप देख रहे हैं नहीं, ये तो सर मार्केट ड्रिवन फोर्सेस हैं। देखिए, जी ये सब न्यूज बेस्ड है। कोई न्यूज आ गई तो एकदम से बढ़ता भी है। जीएसटी की जैसे न्यूज आई थी तो बढ़ा था, उससे पहले इनकम टैक्स कट की आई थी तो बढ़ा था। लेकिन उधर साथ में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगातार सेलर है। फॉर सितंबर 2024 के जी बाद से हम लोग जो है वो लगातार डाउनवर्ड ट्रेंड था। अब हम वापस इधर अप्रैल के बाद से जो है हम लोग ऑल टाइम हाई के नजदीक ही है बिल्कुल। जी जी। जैसे निफ्टी 26,273 या हाँ 74 का ऑल टाइम हाई था, अब बिल्कुल उसके आस ही पास है। अब जी जो जी। ऑल टाइम हाई के आसपास आएंगे तो उससे आसपास पहले कुछ ना कुछ जर्क और जो है टर्बुलेंस होती है। मार्केट है ये तो सर, जो है इसको प्रिडिक्ट करना इतना आसान काम नहीं है। जी और सबके अपने अपने इतना रुपये, इतना उसमें फंड लगा हुआ है। हर इन्वेस्टर के अपने अपने इश्यूज हैं, अपना अपना जी व्यू है। कोई सेल कर रहा है तो कोई बाई कर रहा है। हम लोगों ने जितनी सेलिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की आई, उसके मुकाबले में हम लोग उतना नहीं गिरे हैं। विश्वास मानिए, मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब $1 बिलियन की सेलिंग आती थी और मार्केट हाँ बिल्कुल पानी पानी हो जाता था। आज की तारीख में हम लोगों का रिटेल इन्वेस्टर, हमारा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, लोकल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जी की तरफ से इतना सपोर्ट आया है। सारा मतलब एफआईआई बेच रहा है एंड वी इंडियंस आर द बायर। और वो सब समझ लिए कि हैंड चेंज हो रहा है, हो ही रहा है। लेकिन तब भी उसके बावजूद भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास बहुत स्टॉक्स हैं हाथ में उनके, ठीक बात है। और सर, कुछ काफी एक्सपर्ट्स है। कह रहे हैं कि 91 के आसपास ये जा सकता है हमारा रुपया। आपको क्या लगता है, ये कयास कयास है कि केवल हम लफाजी कर रहे हैं, या कुछ इसमें आपको दिख रहा है कि 1-2 महीने में कुछ हो ये सकता है, रुपया ऐसा भी हो इस जाए? समय तो, वैसे मैं अगर देखूं चार्ट के हिसाब जी से, टेक्निकल बेसिस के हिसाब से, तो मुझे तो ओवरबॉट दिखाई पड़ रहा है। मंडे ओ ट्यूसडे अगले हफ्ते में थोड़ा सा करेक्शन, मतलब थोड़ी सी इसकी वीकनेस है, थोड़ी रिगेन करनी चाहिए, मतलब थोड़ी सी ताकत आनी चाहिए। जी बट ये सब डिपेंड करता है कि आरबीआई का क्या सपोर्ट है उसमें। रुपया निश्चित रूप से इस समय ओवरबॉट सिचुएशन में, ठीक कह रहे हैं आप। रेजिस्टेंस पे एक है। बात सर आपकी तरफ से भी जानना चाह रहे थे, जो हमारी इकोनॉमी है उसके लिए स्ट्रेंथन के लिए बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आपको क्या लगता है, जीएसटी का जो इधर बीच में कट किए गए प्राइजेस, उसका कुछ असर हुआ है क्या इकोनॉमी पे? देखिए, ये जो ऑटो मेजर तो सब ऑटो सेल के ही दिखाई जी पड़ते हैं नंबर। और
तेल साबुन कौन ज्यादा लगा लेगा और कौन ज्यादा वो है, भाई जो मोटरसाइकिल चलाता है वो गाड़ी पे चला जाएगा, लेकिन उसका असर फिर होता है क्या, सड़क पे गाड़ी खड़ी करने की जगह भी तो नहीं मिलती हम लोगों को। हाँ हाँ भाई गाड़ियां ही बिक रही हैं, सिर्फ गाड़ी से पूरी इकोनॉमी चलेगी तो भी इतना पूरा बैलेंस होना चाहिए। जी और सब लोग अपने स्कीम बना के और विज्ञापन कर करके अपनी गाड़ियां बेच लेते हैं, और लोन भी अवेलेबल है। भाई जिसकी लोन देने की हैसियत नहीं भी है लेने की, तो वो लोन लेके खरीद लेता है। सबकी अपनी इच्छाएं और अपेक्षाएं तो होती ही है ना, तो वो लोग तो इसलिए उस निश्चित रूप से ऑटो सेल्स पे तो बहुत असर दिखाई पड़ा है। बट ये है कि जब तक जॉब्स का क्रिएशन नहीं होगा मास स्केल पे, तब तक जो है वो नहीं है उसमें इकोनॉमी में। आप सोचिए कि बहुत बढ़िया बैलेंस दिखाई पड़े, वो नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे पास कंपटीशन में, एक्सपोर्ट करने के कंपटीशन में वियतनाम, बांग्लादेश, कुछ आइटम में तो वो लोग हमसे बहुत बाद में स्टार्ट हुए, बहुत आगे निकल गए। जी जी जी। उसका कुछ भी रीजन रहा हो, लेकिन तयशुदा बात तो ये है कि जब तक कि जॉब्स का क्रिएशन नहीं होगा, तब तक जो है वो इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी वादे हैं कोई इतने अच्छे नहीं समझ में आते हैं। कपूर साहब, एक चीज थोड़ा सा जानना चाह रहे थे हम, जो ओवरऑल जो अभी सीन क्रिएट हो रहा है कि टैरिफ लग गया, हम बहुत सफर करने लगे, बहुत सारी चीजें आ गई हमारे लिए, प्रॉब्लम में हो गई हैं। हम एक अमेरिका पे इतना भरोसा भी, ठीक है हमारा उनसे ट्रेड डील थी, उसका कितना असर आया ये देखने वाले। हम जो ये कोशिश कर रहे थे कुछ और देशों में जाने की, आपको क्या लगता है कि हम और देश जा रहे हैं या हम अभी केवल अमेरिका पे ही टिके हुए हैं कि उसका इंतजार कर लिया जाए, उस ट्रेड डील में क्या निकलता है उसके बाद आगे बढ़ेंगे? जी, गवर्नमेंट लेवल पे कोशिशें तो रहती हैं, और गवर्नमेंट लेवल के साथ साथ हमारे एंटरप्रेन्योर्स भी अपनी कोशिश तो करते हैं, लेकिन जो हम लोगों की अपनी कमियां हैं, लाइक जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कमियां, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं है जितनी की जो है चाइना में, जितना सस्ता हो या जितना डेवलपमेंट उन्होंने कर लिया ओवर द इयर्स। हम लोग थोड़ा लेट स्टार्ट हुए उस मामले में, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। हो सकता है आगे कैचअप कर लें। तो अमेरिका पे डिपेंडेंस के बिना सर अभी तो नहीं काम चल सकता, क्योंकि इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतना बड़ा प्राइम, जब पूरी, आप ऐसा तो है नहीं कि हम ही लोग सिर्फ अकेले जिस पे टैरिफ, सभी दुनिया के पूरे देश, पूरी दुनिया जाके ही जो है अपना कुछ ना कुछ डील कराए। सब लोग उनकी बात सुन रहे हैं अमेरिकन की, और उनके हिसाब से बिजनेस करने के लिए राजी हैं। तो कहीं ना कहीं सर प्रेशर तो है उसका, और उसका सेंटिमेंटल इफेक्ट बहुत ज्यादा है। उसका सेंटिमेंटल इफेक्ट बहुत ज्यादा है जो। जी जी, एक कंट्री के ब्रांड पे, जी, एक कंट्री के क्या ब्रांड आपको लगता है सर, इसी में एक और जोड़ रहे हैं, रशियन डील, ऑयल डील हम कुछ कट करेंगे या बंदी कर देंगे? आपको क्या लगता है? रिसेंट रिपोर्ट में देख रहा था तो उसमें तो रिलायंस ने तो बहुत ही कम कर दिया है। हाँ, वो तो रिलायंस, और वो तो बहुत ही ज्यादा, उनका तो मैक्स सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिशियरी तो रिलायंस ही है। और जी जी, कट करना पड़ेगा सर, प्रेशर ऐसा है इंटरनेशनल कि आप एक तरफ या तो रशिया को वो कर लीजिए या पूरी दुनिया को देख लीजिए जो है, क्योंकि सैंक्शन लगने से और सारी दुनिया से ही आप एक तरह से, भाई मैक्सिमम लोग तो यूएस के एलाइज हैं। हाँ हाँ, मैक्सिमम लोग तो यूएस के एलाइज हैं, जब भी उनकी बादशाहत है, तो उसका असर तो नेचुरली जो है होएगा ही। एक सर और आपसे थोड़ा सा जानना चाह रहे थे इसी पॉइंटर्स में, फ्री वीज तो हमारे लिए कहीं ना कहीं कुछ पर्दे के पीछे से हैमर तो नहीं कर रही है, हर स्टेट्स में चल रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसका तो फर्क कहीं ना कहीं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं इकोनॉमी पर फर्क पड़ता ही है। ये कोई ऐसा थोड़ी कि सबसे सारे लोग कारोबार ही करने लगते हैं। नहीं, बात बिल्कुल, मैं तो पर्सनल लेवल पे, अगर अब पता नहीं मुझे जो है ऑन एयर इस तरीके की बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसका मुझे इतना अंदाजा नहीं है। लेकिन सब्सिडीज और जो फ्रीवीज जो बांटने का एक सिलसिला जो चालू हुआ है,
वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ड्रैगर है इकोनॉमी के लिए। वो उसका वो अच्छी चीज तो नहीं है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। लेकिन दूसरी तरफ अब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका एस्पिरेशंस है, हाँ, गरीब जनता है, सभी चीजें, बहुत सारी चीजें सर। पॉलिटिक्स अलग चीज है, इकोनॉमिक्स गुड, अक्सर ही कहते सुना गया, गुड पॉलिटिक्स इज ए बैड इकोनॉमिक्स एंड जी जी बैड पॉलिटिक्स इज ए गुड इकोनॉमिक्स। ये तो एक चिकन एंड एग स्टोरी है सर जो है। जी जी जी। अब बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको क्या लगता है इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हम लोगों को कहाँ कहाँ स्टेप्स उठाने चाहिए? ये पर्सनल कमेंट आपसे चाह रहे थे, मतलब ओवरऑल सजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, जॉब क्रिएशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और वो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए जो है बहुत ध्यान देना चाहिए। जैसे मेजर कॉस्ट तो लेबर और आपके लेबर होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती, मतलब पावर एनर्जी है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब चीजों, ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कुछ इस तरीके का करना चाहिए कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन होना चाहिए, जिससे कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम हो। मतलब लार्ज स्केल फैक्ट्रीज, उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ जो है करना, जैसे कुछ भी करें जो है, चाहे वो उसमें जमीन सस्ती दें या जी किसी भी तरीके से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी खूब डेवलप हुआ है पिछले 10-15-20 साल में। हाँ, निश्चित तौर पे वो तो बट उसके हिसाब से जनता भी बहुत, मतलब पॉपुलेशन भी हमारी काफी बढ़ गई है। तो उसके हिसाब से जो है हमें जॉब्स क्रिएशन ही एक, मुझे लगता है कि एक बेसिक चीज है जो। और जॉब क्रिएशन से रिलेटेड ये है कि भाई या तो हमारी सर्विसेज बहुत A+ क्लास हो कि दुनिया की हम जो है बैक ऑफिस बन जाएं, उससे जो है हम जॉब क्रिएशन कर सकते हैं, या हम लोग बहुत अच्छे मैन्युफैक्चरर बन जाएं, या दोनों। मैन्युफैक्चरर अच्छा, और सबके लिए आपको क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी एट द वेरी रीजनेबल प्राइस, जी जी अफोर्डेबल प्राइस। अब आप सोचें कि मैं बहुत ज्यादा आपसे चार्ज करके और अच्छी सर्विस दे दूंगा, तो कोई आज की तारीख में एक्सेप्ट नहीं करता। यू हैव टू बी द बेस्ट, मतलब चीपेस्ट एंड द बेस्ट इन क्वालिटी। कपूर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके जरिए आ भी गई। एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा आदमी, तमाम सारी बातें, रुपया गिर रहा है तो हमारी इकोनॉमी बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी, इस तरह की भी चीजें और नैरेटिव और परसेप्शन बिल्ट हो रहा था। तो मुझे लगता है सारी चीजें आपके जरिए आ गई और क्लैरिफिकेशन भी हो गया कि नहीं, इस तरह का कोई संशय न पैदा करिए और डर भी ना पैदा करिए। तमाम सारी थैंक यू सर, थैंक यू। करना चाहिए, कुछ ना कुछ पॉलिसी मेकर्स करेंगे। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शायद ही किसी ने रुपए को इतना कमजोर होने के लिए सोचा होगा। कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि मोदी सरकार में दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। हकीकत यह है कि दिखाया कुछ जाता है, अंदर खाने होता कुछ है। अगर अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है तो भारत में मंदी को कोई नहीं रोक सकता है। शुक्रिया।